पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का सम है। सब्सिडियरी बुक्स चल रहे हैं हमारे, और क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ श्री सुरेश। परचेज बुक बनाना है। सो जैसे आपने लास्ट वाला सम किया था परचेज बुक, ठीक है, आप सबके पास है परचेज बुक, ठीक। अब देखो यहाँ पर एवरेज आपको 5 to 7 एंट्रीज होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। फिर भी आप परचेज बुक को क्या करना कि अंदर 10 एंट्रीज आ सके। गिन लो कितनी है, क्वेश्चन में एंट्रीज कितनी है, पहले तो वो गिन लो। 10 एंट्रीज हैं, पीछे भी है, ठीक है। अब सपोज करो 10 के 10 एंट्रीज परचेज की हैं, तो 10 लाइंस का परचेज बुक चाहिए होगा, उसके बाद टोटल करना है। लेकिन 1-2 एंट्री ऐसी होगी जो एसेट्स परचेज किए होंगे, कोई ऑर्डर आया होगा, कोई नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होगा, कोई कैश परचेज होगी। मीन्स आपके मैक्सिमम 4-5 लाइन ही यूज़ होंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। फिर भी आप एंट्रीज ऐसी गिन लेना कि ऐसा ना हो कि आपका परचेज बुक छोटा पड़ जाए। आप 4 लाइन का परचेज बुक बनाओ और नीचे 6 लाइन हो गए तो एग्ज़ाम में तो प्रॉब्लम होगी ना, आपको टाइम वेस्ट होगा, फिर से पूरा परचेज बुक आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। सो जितनी एंट्रीज हैं उतना परचेज बुक बनाओ और इधर से नोट्स लिखना स्टार्ट कर देना, ताकि आपका क्या होगा, परचेज बुक का कभी भी जगह शॉर्ट नहीं होगा। आया समझ में? सो परचेज बुक में एंट्रीज गिनकर बना लो। सो 10 हैं तो आप 10 एंट्रीज जितना एक परचेज बुक बनाओ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी। सेम कॉलम्स बनाओ, सेम कॉलम्स। ऊपर हेडिंग दोगे परचेज बुक ऑफ श्री सुरेश। क्वेश्चन नंबर 4, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। ऐसे कॉलम्स बनाने हैं आपको।
हो गया फॉर्मेट। देखो जब भी मैं आपको फॉर्मेट सिखाता हूँ ना, आपको ध्यान से समझना है मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। आपके ये वाले कॉलम्स बनेंगे ही नहीं प्रॉपर। क्यों नहीं बनेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया है कि पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, फिर एक डेट का कॉलम बनाओ। डेट का कॉलम बनाने के बाद सीधा आपको राइट हैंड साइड चले जाना है। राइट हैंड साइड से आपका अमाउंट आ जाए थाउजेंड्स में, कि आप 5 डिजिट या 6 डिजिट जितना अमाउंट लिख पाओ उतना टोटल होना चाहिए। देन LF का छोटा सा कॉलम बनता है एन इनवर्ड इनवॉइस नंबर। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना तो देखना आपके अमाउंट्स के कॉलम सेट नहीं होंगे। ये जो अमाउंट्स के कॉलम है ना, ये आगे पीछे हो जाते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट है आपको अकाउंट आना चाहिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसे जिस मेथड से करना है वो मेथड आना चाहिए। अकाउंटिंग एक आर्ट है, आपको प्रॉपर करना है, नहीं तो क्या होगा, आपके कॉलम्स वो हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। सेम मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज में भी कैसे करना है, पहले डेट फिर आपको आगे चले जाना है। ये सिस्टम रॉन्ग है कि आपने डेट बनाया फिर बीच वाली लाइन ड्रॉ की और फिर आगे चले गए, ये रॉन्ग मेथड है। आपका कभी भी प्रॉपर बनेगा ही नहीं अकाउंट। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। (2015) अक्टूबर 1। सो पहले डेट लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट। अब जब भी हम ये सम करते हैं ना, तो इस सम के रूल्स होते हैं, हमें जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, ओनली गुड्स एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। इट मीन्स बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो गुड्स भी होने चाहिए एंड लिखा है और नहीं लिखा है, एंड मीन्स वो गुड्स भी होने चाहिए एंड वो क्रेडिट पे भी होने चाहिए, तभी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, सो गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है दीपक अकाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया हुआ हो तो लिखोगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखोगे। अमाउंट 10,000, नेक्स्ट October 3rd October, purchased goods of ₹20,000 from Sardar Stores at 10% trade discount, इनवॉइस नंबर 116। इनवॉइस का मतलब होता है बिल नंबर, बिल नंबर 116 है। सरदार स्टोर से गुड्स परचेज किए हैं एंड 10% डिस्काउंट के साथ 20,000 के गुड्स हैं, 20,000 के गुड्स हैं एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट है 2,000। तो कितने के गुड्स हमने परचेज किए? 18,000 के। सो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड डेट, सरदार स्टोर्स अकाउंट, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर 116, LF में कुछ भी नहीं लिखना है, अमाउंट 18,000। पूरे चैप्टर में LF के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बिल नंबर दिया हो तो लिखोगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखोगे।
रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट ऐड नहीं किया था। हाँ ओके, सो क्यों नहीं किया? ओके, रेलवे फ्रेट क्यों ऐड नहीं किया था? हाँ बता देता हूँ वो पॉइंट कि रेलवे फ्रेट कब ऐड करेंगे कब ऐड नहीं करेंगे। चलो देखो वो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखो रेलवे फ्रेट क्या होता है, ध्यान से समझो। रेलवे फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या होते हैं कि हमने जो गुड्स परचेज किए, सपोज करो हमारे बिजनेस का नेम है श्री सुरेश, आप श्री सुरेश के लिए अकाउंट बना रहे हो। ओके, अब सुरेश का ये क्या है, हम क्या बना रहे हैं, परचेज बुक। अब इसने कुछ गुड्स मुंबई से परचेज किए हैं। अब मुंबई से परचेज किए हैं तो जो ट्रांसपोर्ट में ट्रक में गुड्स लोड होकर आते हैं ना, तो प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं। आप ट्रक वाले को बोल दो कि ये पार्सल बेचना है, वो बोलेगा 500 रुपये लगेंगे। वो पूछेगा 500 आप दे रहे हो या जिसके गुड्स हैं वो देगा। इट मीन्स सेंडर को पेमेंट करना है या जिसको गुड्स देने हैं, रिसीवर को, कस्टमर को, उससे 500 लेने। तो जो सेंडर बोला है मैं दे रहा हूँ, तो सेंडर ने पेमेंट कर दिया, और सेंडर को नहीं करना होगा तो बोलेगा रिसीवर से ले लेना। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब गुड्स आ रहे हैं अहमदाबाद हमारे पास। अगर हमारे सप्लायर ने 20,000 या 18,000 के गुड्स के ऊपर 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन दिया, तो वो लेगा किससे? हमसे ही लेने वाला है, वो अपने पॉकेट से तो नहीं देगा। तो वहाँ से पेमेंट किया है ना, सेंडर ने पेमेंट किया है, सप्लायर ने पेमेंट किया है, तो वो कस्टमर को देना पड़ेगा। लेकिन सप्लायर ने बोल दिया मैं नहीं दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके ले लेना, तो सिंपल सा है, हमारे पास गुड्स आएंगे तो हम दे देंगे। तो ये तो वो प्राइवेट कंपनीज ट्रांसपोर्ट ऐसे चला लेते हैं, लेकिन रेलवे नहीं चलाएगा। रेलवे बोलेगा आप पार्सल दे रहे हो, पार्सल के साथ पेमेंट भी दे दो अभी, तभी तो मैं लेके जाऊँगा, नहीं तो ले ही नहीं जाऊँगा। अब ऐसी कंडीशन में वो पैसा किसको देना पड़ेगा? सप्लायर को। और सप्लायर किससे लेगा? कस्टमर से। बिल में ऐड होकर आएंगे, कोई डिफरेंस है। तो हमें देखना है रेलवे फ्रेट का क्या है, देखेंगे जैसे पॉइंट्स आएंगे ना आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इसमें आ रहा है क्या इस चैप्टर, इस सब में? देख लेते हैं आगे जाके। चलो नाउ 7th, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। अब इसके रूल्स क्या है कि ओनली गुड्स होने चाहिए और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है हम उधार पे जब गुड्स परचेज करते हैं वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है कि हमने पंकज से कैश में गुड्स परचेज किए हैं, तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो नीचे नोट्स लिखो, नीचे नोट्स लिखने पड़ेंगे। नोट्स लिखें, फिर नोट्स के सामने डेट लिखो, October 7। हाँ डेट, नोट कौन सी डेट का लिख रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा ना। October 7 लिख लो। अब देखो ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्या लिखना है कि ये गुड्स कैश परचेज हैं और ये कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। सो आप लिख सकते हो कि दिस ट्रांजैक्शन इज़ फॉर कैश, या फिर कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। छोटा सा एक अपनी लैंग्वेज में लाइन लिखना है। सो नीचे लिख दो कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या लिखा है रिद्धि? ठीक है, तो भी चलेगा। कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड एंड परचेज बुक, या फिर सिंपल सा लिख लो कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बस इतना सा। October 15, placed order with Rajesh for supply goods। पढ़ने तो दे।
प्लेस्ड ऑर्डर विथ राजेश फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। हमने ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो लिखो October 15, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, या तो फिर लिखोगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नॉन इकोनॉमिक को कुछ टीचर्स नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, सो कंफ्यूज मत हो जाना कभी किसी कोई टीचर ऐसा बोलते कि ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। चलो नेक्स्ट 20 परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट। फर्नीचर परचेज किया है 1 मंथ की क्रेडिट पर, वो भी फर्नीचर एसेट्स होते हैं, और जो एसेट्स होते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होते। यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा? ओनली गुड्स। तो ये तो एसेट्स हैं, सो नीचे नोट्स में लिखो, हाँ, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर will be recorded in journal proper। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपको लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। क्लियर हुआ? Rajesh has sent goods as per order and sent invoice number 350 after adding ₹1,000 for railway freight। क्या है? क्रेडिट पे गुड्स परचेज हुए हैं, ठीक है, एंड कितना अमाउंट है? 1800 नहीं होगा, 18,000। हाँ, तो 18,000 का एंट्री करेंगे। हाँ, अब देखो ये जो गुड्स परचेज होते हैं ना, पहले तो ध्यान से समझना, ये हम परचेज बुक बना रहे हैं, परचेज बुक में गुड्स परचेज होकर आते हैं। अब जब गुड्स परचेज होकर आते हैं तो हमारा टोटल परचेज निकलता है, हम इसके टोटल को क्या बोलते हैं? टोटल क्रेडिट परचेज। अब समझो ऐसे 4 ट्रांजेक्शन है और चारों में 1000 रुपीज़ रेलवे फ्रेट ऐड होकर आया है, तो हमारा तो परचेज बढ़ जाएगा ना, परचेज क्या होगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। मुझे ये बताओ, एक पॉइंट ध्यान से समझना कि 1 लाख रुपीज़ के गुड्स परचेज किए, फिर से 1 लाख किए, ऐसे 4 ट्रांजेक्शन हमने कर दिए, तो मुझे बताओ चारों ट्रांजेक्शन में हमारा परचेज कितना हुआ? 4 लाख, और हम इस पर 10% प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000 प्रॉफिट ऐड होगा। लेकिन हुआ क्या कि हर एक ट्रांजेक्शन में 2000 रेलवे फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऐड होकर आ गया, तो अब हमारा परचेज कितना हो जाएगा? 4 लाख 8,000 बुक है ना उसका।
यहाँ पर क्या होगा, 4,08,000 हमारा परचेज हो जाएगा, लेकिन क्या हमने 4,08,000 का परचेज किया है? नहीं, हमने परचेज कितना किया है? 4 लाख। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो रियल में प्रैक्टिस में क्या होता है कि कुछ बिजनेस की प्रैक्टिस ऐसी होती है कि वो ऐड करके ही लिखते हैं, कुछ बिजनेस की प्रैक्टिस ऐसी होती है कि ऐड नहीं करते हैं। बट रियल में जो होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग रूल्स वो है कि ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी परचेज के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर रेलवे फ्रेट ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे परचेज के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जब सामने वाला पे करेगा तो क्या करेंगे, है ना। रेलवे ने मना कर दिया, उधर से 1 लाख के गुड्स हैं, रेलवे वाले ने बोला 2,000 रुपीज़ मुझे अभी दो तो पार्सल लेकर जाऊँ, नहीं तो नहीं लेके जाऊँगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो 2,000 रुपीज़ जो अहमदाबाद में रहने वाली पार्टी होगी वो बॉम्बे में रहने वाली पार्टी को पेटीएम कर देगी, गूगल पे कर देगी, किसी भी वे से कैश भेज देंगे उसको, ये ले भाई कैश तू अलग से 2,000, बिल तो 1 लाख का ही बनाना। तो इसमें क्या होगा, हमारे परचेज के नंबर्स परफेक्ट रहेंगे। आया समझ में। सो पेमेंट कोई भी करे, एक्सपेंडिचर तो किसका होने वाला है, जो गुड्स परचेज कर रहा है। सो यहाँ पर आप सीधा 18,000 का एंट्री कर दो। हाँ कोई बात नहीं, कर देते हैं। चलो एंट्री करो इसका 20,000 का। कौन है, राजेश। राजेश स्टोर्स, बिल नंबर दिया है, नहीं है स्टोर्स, तो राजेश अकाउंट लिख देते हैं। राजेश अकाउंट, बिल नंबर 350, अमाउंट 18,000। हाँ 1,000 रुपीज़ नोट्स में ऐड कर देते हैं नीचे। देखो नीचे ₹1,000 पेड फॉर रेलवे फ्रेट, ₹1,000 पेड फॉर रेलवे फ्रेट by Rajesh will be recorded in journal proper. हो गया। नेक्स्ट ₹24 परचेज गुड्स ऑफ ₹14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। कैश परचेज है क्योंकि एक तो कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है और दूसरा पार्टी का नेम एब्सेंट है, तो पता नहीं चलेगा किससे परचेज किया, तो ये कैश परचेज है। तो नीचे नोट्स में लिख दो October 24 cash purchase will be recorded in cash book. Cash purchase will be recorded in cash book. $24 हो गया। 25 परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम नीलेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। अब पार्शियल अमाउंट चेक से पे किया है, तो हमें इस ट्रांजेक्शन को क्या समझना है,
पूरा का पूरा फुली ट्रांजैक्शन क्रेडिट समझेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे। सो 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं नीलेश से, तो यहाँ पर लिखेंगे नीलेश अकाउंट 27,000, बिल नंबर नहीं है, डेट 25। हाफ अमाउंट जो पे किया है ना चेक से, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं, वो चेक बुक में या बैंक बुक जब हम बनाएंगे ना तो उसमें रिकॉर्ड हो ही जाएगा। ये तो है कि आप परचेज बुक अलग से सीख रहे हो, रियल बिजनेस में ऐसा थोड़ी होगा। रियल बिजनेस में नोट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, कैश में रिकॉर्ड कर लो, जर्नल प्रॉपर का है उसमें रिकॉर्ड कर दो। ये तो हम नोट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ नहीं आएगा, और आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं आएगा। नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आपने नहीं लिखा है, इट मीन्स आपको आ नहीं रहा है या आना नहीं चाहिए यहाँ पर, तो वो आप बता रहे हो नोट्स में। (26) Purchase goods of ₹15,000 from Chirag at 10% trade discount and 5% cash discount. Amount paid immediately. कैश परचेज हो गया ये, सो कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Next, 30. Purchased goods of ₹40,000 from Nitin, invoice number 151. तो लिखेंगे नितिन अकाउंट 151 अमाउंट 40,000 113,000, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल क्रेडिट परचेज। हो गया, क्या है ना डबल लाइन, एक सिंगल लाइन यहाँ तक आती है, और दूसरी जो लाइन होती है ना वो या तो पूरा क्लोज कर देते हैं या यहाँ पर ही डबल लाइन कर देते हैं। हो गया, देखो इलस्ट्रेशन में टोटल के नीचे डबल लाइन नहीं किया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
आप अकाउंट्स में कहीं पर भी टोटल करो ना, डबल लाइन कर दिया करो, ठीक है। चलो पहले कुछ भी जल्दी नहीं करना है, जल्दी नहीं, रुको थोड़ा। ऊपर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, पेज नंबर 155, न्यू एडिशन। इसमें ओल्ड एडिशन के बुक्स किसी के पास हो तो चेंज कर लेना। प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ पीके स्टोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब ये जैसे एक सिंगल बुक बना रहे थे ना, ये परचेज बुक था। अब आपको 4 बुक एक साथ बनाने, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। जब भी चारों बुक आपसे पूछेंगे ना, किसी भी एक बुक में 4 से ज़्यादा एंट्रीज नहीं होंगी, क्योंकि अगर 4 एंट्रीज भी एक एक बुक में हो तो 16 एंट्रीज पूछनी पड़ेगी। सो एक तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको 4 बुक एक साथ बनाने। मेरी एडवाइस ये होगी कि आपका आगे पीछे पेज नहीं होना चाहिए, प्रेफर करो कि आमने सामने हो जाए। बट अगर आपका प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर पूरा हुआ है, यहाँ पर पूरा हो गया है, तो इस इतनी सी जगह को है ना आप नोट्स के लिए रख लो। क्वेश्चन नंबर 12 के नोट्स आप यहाँ लिख दोगे, ओके। प्रेफर करो कि आगे पीछे ना हो, क्योंकि बार बार आपको पेज टर्न करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर जब आप बनाओगे ना चारों बुक्स, पॉसिबल है चारों बुक्स एक पेज पर बन जाए, ये भी पॉसिबल है कि एक पेज पर 3 बनाओ, थोड़े कंफर्टेबल, मीन्स थोड़ी अच्छी सी जगह छोड़कर, चौथा सामने बन जाएगा। परचेज की एंट्री होगी तो परचेज बुक में लिखेंगे, सेल की एंट्री होगी तो सेल्स बुक में लिखेंगे, रिटर्न्स की एंट्रीज होंगी तो रिटर्न बुक में लिखेंगे। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करवा रहा हूँ चारों, ताकि जब मैं कल नेक्स्ट लेक्चर लूँ आपका, तो वहाँ पर ड्राइंग में टाइम वेस्ट ना हो। और आज अगर ये सम स्टार्ट किया तो पूरा नहीं होगा, इसलिए जो बचा हुआ टाइम है हम कल के सम का अभी से तैयारी कर लेते हैं। लेकिन चारों एक साथ नहीं बनाना, एक एक करके बनाना मेरे साथ, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, ओके। सो जैसे ये परचेज बुक बनाया है वैसा ही परचेज बुक यहाँ पर बनाओ, सेम एज इट इज़। और यहाँ पर आप लिखोगे परचेज बुक ऑफ जिसका भी है पीके स्टोर्स, और 4 लाइन होनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको सेफ्टी साइड जाना है तो एक 5th लाइन रख सकते हो, इससे बड़ा बिल्कुल मत बनाना। नीचे टोटल की लाइन ड्रॉ कर देना, लिख भी दो टोटल क्रेडिट परचेज, टोटल के भी लाइंस ड्रॉ कर दो, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम नीचे सेल्स बुक बनाएंगे, ओके। सेल्स बुक में ये थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ऊपर के बनेंगे कॉलम्स इतने ही, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले एज इट इज़ ये ड्रॉ कर लो जैसे मैंने आपको सिखाया है। परचेज बुक ऑफ पीके स्टोर्स, तो मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, परचेज बुक ऑफ पीके स्टोर्स। फोर to 5 लाइन्स, देखो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, 4 to 5 लाइन्स, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है हमें, पेज वेस्ट होगा आपका। 4 to 5 लाइन से ज़्यादा कभी भी यूज़ नहीं होगा।
बता रहा हूँ जल्दी में। चलो नाउ कुछ मैं मिस्टेक्स नोटिस कर रहा हूँ स्टूडेंट जो कर रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो इधर जब भी मैं यहाँ लिखता हूँ ना, तो लिखने के लिए मैं लाइन इतनी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये वाली लाइन देखो मैंने 2 लाइन जितनी जगह बनाई है। तो ये जो ऊपर आपको बनाना है ना, नेम ऑफ सप्लायर तो एक लाइन पे आ जाएगा, डेट भी एक लाइन पे आ जाएगा। इनवर्ड इनवॉइस नंबर थोड़ा सा आप एक लाइन में सेट करने का ट्राई कर रहे हो, इट विल बी बेटर कि आप उसको 2 लाइन कर दो। हेडिंग वाला जो पोर्शन है आप उसको डबल लाइन ले लो, तो डबल लाइन हो जाएगा, तो आप उसमें कंफर्टेबल लिख पाओगे। हाँ देखो ये ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर डबल लाइन होगी तो यहाँ पर आप लिख पाओगे ना, ठीक है। अगर ये 2 लाइन्स हैं तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो ये वाला जो ऊपर है ना, इसे आप डबल कर दो, क्योंकि इनवर्ड इनवॉइस नंबर एक लाइन में लिखना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, अभी मिस्टेक से ही सीखोगे आप। चलो अब ये परचेज बुक बना दिया, अब हम परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं। परचेज रिटर्न बुक, मार्कर कहीं रख दिया मैंने। चलो अब सबका ध्यान इधर पहले बोर्ड पर, इसी साइज का बनाना है, ऐसे ही बनाना है सेम, लेकिन यहां पर मैं लिखूंगा परचेज रिटर्न बुक। चेंज क्या हो रहे हैं वो देख लेना पहले। यहां पर मैं लिखूंगा परचेज रिटर्न बुक, सेम डेट, नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि हम परचेज रिटर्न किसको करते हैं? सप्लायर को ही हम माल वापस करेंगे। यहां पर बिल नंबर नहीं होता है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं होता है, यहां पर होता है डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर क्या होता है कि जिसने हमें गुड्स भेजे उसने हमें क्रेडिट पर भेजा है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता क्या, ध्यान से समझना। हमारा शॉप यहाँ पर है सरदार नगर, कालूपुर से कोई आया कि आपका माल आया है, तो आपको माल दे के जाएगा, साइन लेकर जाएगा, ठीक है। अब माल आया, हमने चेक किया, हमने देखी 100 शर्ट्स आई है, लेकिन उसमें से एक पैटर्न ऐसा है जो हमें ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन सामने वाले ने भेज दिया है, या कलर दूसरा भेज दिया। अब हमें रिटर्न करने हैं, तो 10 शर्ट्स हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने रिटर्न किया? इस बिल का पेमेंट 3 महीने के बाद करना है। 3 महीने के बाद सामने वाला बोलेगा आपके पास तो 100 का बिल है, देखो मेरे पास साइन है, मैंने आपको 100 शर्ट्स भेजे थे। तो 10 शर्ट्स जब हम वापस भेजेंगे तो हम तो बिल नहीं बना सकते ना, क्योंकि हम बिल बनाएंगे तो जीएसटी आ जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगी जीएसटी दो। तो ये हम सेल थोड़ी कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, अपना खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, जैसे परचेज रिटर्न कहेंगे। तो परचेज रिटर्न के प्रूफ में हम एक डेबिट नोट बनाएंगे। डेबिट नोट क्यों बनाएंगे? सामने वाले को हम गुड्स वापस कर रहे हैं, अकाउंट के रूल्स बोलते हैं डेबिट द रिसीवर। अब वो रिसीवर हो गया, वो रिसीव कर रहा है गुड्स। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, समझो मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए हैं, तो जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, जब परचेज करोगे। अब रिटर्न करोगे तो क्या एंट्री करोगे? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो मिस्टर ए इज द रिसीवर। सो अब हम परचेज किया हुआ गुड्स वापस दे रहे हैं उसको, इसलिए हम उसका डेबिट नोट बनाएंगे। एक पेपर पर लिखेंगे कि हमने आपसे गुड्स परचेज किए थे इस डेट को, ये बिल नंबर, ये अमाउंट, जिसमें से 10 शर्ट्स एज पर ऑर्डर नहीं है, हम आपको वापस कर रहे हैं। सो प्लीज़ ये 10 शर्ट्स वापस लीजिए और नीचे साइन कर लीजिए, हम आपके अकाउंट को इतना डेबिट कर देंगे। फिर 3 महीने बाद जब वो पेमेंट लेने आएगा ना, तो हम उसे दिखाएंगे कि देखो 100 शर्ट का बिल है, परचेज़ किया था, ये 10 रिटर्न किया था, उसका साइन है, बाकी 90 का पेमेंट लेकर जाओ। नहीं तो वो तो क्या होगा, आज हम वापस देने जाएंगे, हाँ बोलेगा रख के जाओ, 3 महीने बाद बोलेगा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने तो आपको 100 दी थी, उसका साइन है, आप 100 का पेमेंट कर दो। सो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, रिलेशन ख़राब होंगे, पैसा जाएगा, इससे अच्छा डेबिट नोट बना लेंगे। तो जब हम रिटर्न करने जाएंगे ना, तो उसमें वो नोट लिखा हुआ होगा और नोट पर साइन लेकर आएंगे।
अब उसने रिसीव किए, साइन भी किया है कि हाँ ठीक है माल वापस दिया है, और हम उसमें डिटेल लिख रहे हैं ना कि 10 शर्ट्स वापस कर रहे हैं, बिल नंबर ये से परचेज़ किया था, इस डेट को परचेज़ किया था, रीज़न क्यों हम वापस कर रहे हैं क्योंकि आपने दूसरा कलर बेच दिया या आपने गलत साइज़ बेच दिया, रीज़न लिख कर हम सामने वाले से साइन ले लेंगे, दैट्स इट। और हाँ, एक शॉप पर कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अब जब हम परचेज़ करने गए थे ना तब ए बैठा था, जब हम वापस देने गए ना तब उसका भाई बी बैठा था, तो बी को हम वापस करके आए, ए को तो पता ही नहीं है कि हमने वापस कर दिए। जब हम पेमेंट कर रहे हैं ए झूठ नहीं बोल रहा है, ए बोल रहा है नहीं दिए आपने, लेकिन हमने ए को थोड़ा ही दिए, हमने किसको दिए, बी को दिए। तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, हम साइन ले लेंगे जिसको भी देंगे, ठीक है। सो उस नोट को बोलते हैं डेबिट नोट नंबर। क्लियर हो गया? चलो, तो ऐसा ही एक फॉर्मेट बनाओ और वहाँ पर, हाँ अब ये आपको डबल करना है, समझ गए ना आप? जो बना दिया है वो ठीक है, अब जो बनाओ आगे वाले जिसमें मिस्टेक हो गई इट्स ओके, जो आगे वाले बनाओ उसमें डबल कर दो। इसलिए मैंने बोला जल्दी मत करना, ऐसे बनाने के लिए तो मैं चारों एक साथ बनवा दूं। इसमें जितना सम करने में टाइम नहीं जाएगा ना, उतना टाइम आपको फॉर्मेट बनाने में जाएगा। हो सकता है आपके बुक में 2 ही फॉर्मेट आए, या एक पेज पर 3 आए या 4 आए, कोई वो नहीं करना है, जितने आए उतने बनाओ। दो आ रहे हैं 2 बनाओ, 3 आ रहे हैं 3 बनाओ, 4 आ रहे हैं चारों बना दो एक पेज पर। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं टोटल क्रेडिट परचेज, यहाँ पर लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न। अब देखो आपका वो जो इनवर्ड इनवॉइस नंबर वाला कॉलम है, या जहाँ पर आप डेबिट नोट नंबर लिख रहे हो, वो कंफर्टेबल लिख पा रहे हो ना आप? मैं अमाउंट हमेशा शॉर्ट में लिखता हूँ AMT, बट पीछे डॉट लगाता हूँ, आप पूरा लिख सकते हो AMOUNT। हो गया, बन गया फॉर्मेट? चलो नाउ सेम थर्ड बनाएंगे। अब ध्यान इधर सबका, थर्ड कौन सा बना रहे हैं हम? तो ध्यान दो इधर, मैंने यहाँ पर चेंजेस किए सेल्स बुक। अब जब हम सेल करते हैं तो किसे सेल करते हैं? कस्टमर को। तो कस्टमर लिखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पर लिखेंगे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर।
आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। आउटवर्ड यानी हम माल भेज रहे हैं, तो अब हमारा बिल नंबर आएगा वहाँ पर। हम अपने कस्टमर को माल भेजेंगे तो बिल बनाएंगे, उस बिल पर नंबर होगा, तो वो होगा हमारा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। और जब हम सामने वाले से परचेज करते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। कभी भी आप आधा फॉर्मेट एक पेज पर और आधा दूसरे पेज पर ऐसा मत करना, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि 3 लाइनें बनी है, ठीक है, आधा नीचे बना देते, आधा नेक्स्ट पेज पर बना देते। फॉर्मेट में आधा आधा मत करना, 3 लाइन छोड़ दो, दूसरे पेज पर बना दो पूरा का पूरा। आधा फॉर्मेट नहीं बनाना है कभी भी। और अकाउंट्स में ऐसा होता है, लाइंस खाली रहती हैं। एंट्रीज कल करवाऊंगा मैं, आज खाली फॉर्मेट बना रहे हैं हम, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम है ना आप। इसके बाद मैं बोलूँगा चलो जल्दी से 4 फॉर्मेट बनाओ, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के, तो आप जल्दी से बना लोगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको आराम से करवा रहा हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कल मुझे सम करवाना होगा, बोलूँगा आज घर से ही बनाकर लेकर आना, तो इतना टाइम यहाँ बच जाएगा। हो गया? चलो नाउ ध्यान इधर। अब सेल्स बुक के बाद मुझे बनाना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न हमें हमारे कस्टमर से ही करते हैं। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर की जगह मैं लिखूँगा क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि जो हमें गुड्स रिटर्न देकर जाते हैं, सो अकाउंट के रूल्स बोलते हैं क्रेडिट द गिवर। सो वो अब हमें देने आया है, हमारा कस्टमर है, देने आया है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो उसका क्रेडिट नोट बनेगा, ठीक है। चलो, सो ये 4 फॉर्मेट हैं जो आपने सीखे। कल हम आते ही क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। हम आते ही क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे कल, ठीक है। सो क्लियर हो गया सबका? कोई डाउट है किसी को? ओके। सेल्स बुक के टोटल में लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स, इसमें लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न। जो हमने ऊपर लिखा है ना वही सेम। परचेज में लिखोगे, ध्यान इधर, परचेज में लिखोगे टोटल क्रेडिट परचेज, तो परचेज रिटर्न में क्या लिखोगे? टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो जो ऊपर लिख रहे हो वही नीचे लिखना है टोटल लगाकर।